हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्रेड प्रायोरिटी, सिंक्रोनाइजेशन, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेड प्रायोरिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्रेड प्रायोरिटी की। जावा में हर थ्रेड की एक प्रायोरिटी होती है। ये बताती है शेड्यूलर को कि किस तरह से कौन सा थ्रेड की प्रेफरेंस ज़्यादा है और किसे पहले हमें रन करना है। लेकिन याद रखना, थ्रेड प्रायोरिटी गारंटी नहीं है कि पहले वही चलेगा। ये सिर्फ एक हिंट होता है शेड्यूलर के लिए। सो थ्रेड प्रायोरिटी की रेंज कुछ इस तरह चलती है कि मिनिमम 1, नॉर्मल में 5 जो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है, और मैक्स प्रायोरिटी जो है वो उसकी 10 रहती है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो हमको सीखना होगा वो होगा शेड्यूलर। इसके बाद हम एक साथ हम देखेंगे कि क्या किस तरह से कोड वर्क करता है। तो शेड्यूलर का काम क्या होता है कि जब मल्टीपल थ्रेड एक साथ सेम रिसोर्स जैसे कि वेरिएबल, फाइल्स या डेटाबेस को एक्सेस करता है, तब डेटा इनकंसिस्टेंट आ सकता है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन को यूज करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर सके। अब उसके बाद फिर बात करते हैं हम अपने आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये अलाउ करता है, ये कॉन्सेप्ट अलाउ करता है थ्रेड को एक दूसरे से बात करना या फिर कॉन्करेंटली काम करने के लिए। इसीलिए जावा में 3 ऑप्शंस जिनको यूज करते हैं। सबसे पहला होता है वेट, उसके बाद होता है नोटिफाई, उसके बाद होता है नोटिफाई ऑल। ये सब मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के पार्ट हैं और इन्हीं सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक के अंदर ही कॉल करते हैं। इन सबको भी हम अब देखने वाले हैं कि किस तरह से नोटिफाई ऑल, नोटिफाई और वेट काम करता है विद द हेल्प ऑफ कोड। तो चलते हैं कोडिंग स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम लोग अपने कोडिंग स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और हमने थ्योरेटिकली ये चीज़ समझ ली है कि थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है, जो कि ये डिसाइड करता है कि शेड्यूलर कहाँ पे और किसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। ये एक हिंट देता है। तो सबसे पहला बात कि उसमें मिनिमम प्रायोरिटी 1 होती है, मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 होती है, और एक एवरेज बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो होता है 5। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है। यहाँ पे हमने 3 थ्रेड बनाए हैं और उन्हें अलग अलग प्रायोरिटी दी है। शेड्यूलर इन प्रायोरिटी को देखकर डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा। आउटपुट जो है वो हर बार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि शेड्यूलर के डिसीजन सिस्टम डिपेंडेंट होते हैं। अब ये तो बात हो गई कि थ्रेड की प्रायोरिटी क्या होती है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से काम करता है। यहाँ पर हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ना लगाते तो दोनों थ्रेड एक साथ काउंट प्लस प्लस करता और फाइनली आंसर गलत आ सकता है। सिंक्रोनाइज्ड इंश्योर करता है कि एक टाइम पर एक ही थ्रेड इंक्रीमेंट मेथड में जाए। इससे डेटा सेफ रहता है और रेस कंडीशन अवॉइड होती है, जो कि आप पढ़ रहे होते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जहाँ पे रेस कंडीशन के बारे में और जो आपका इनकंसिस्टेंसी आती है उसके बारे में। इस तरह से जो शेड्यूलर होता है वो सिंक्रोनाइजेशन को एग्जीक्यूट करता है, ताकि क्या कहते हैं चीज़ें तुम्हारी अवॉइड ना हो, सिंक्रोनाइज वे में चले। ये जावा भी इंटरनली इसको हैंडल कर रहा होता है। अब हम लोग इंटर थ्रेड का एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जहां पर एक प्रोड्यूसर डेटा बनाता है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है। दोनों थ्रेड को मिलाकर काम करते हैं ताकि डाटा लॉस ना हो। इस एग्जांपल को अब देखते हैं। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर ने एक वैल्यू बनाता है और जब तक कंज्यूमर उसे कंज्यूम नहीं करता, प्रोड्यूसर वेट करता है। जब कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है तब वो नोटिफाई करके ये प्रोड्यूसर को सिग्नल देता है कि ऐसे दोनों थ्रेड एक सिंक्रोनाइज कंडीशन में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस लेक्चर से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि थ्रेड्स की प्रायोरिटी किस तरह से सेट की जाती है, नोटिफाई किस तरह से काम करता है इंटर थ्रेड के एग्जाम्पल में, और सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से काम करता है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।